मूवी 1966 के साल में शुरू होती है, जहां हम एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंधेरे और पुरस्कार माहौल को देखते हैं। तूफानी रात के दौरान हॉस्पिटल के अंधेरे कॉरिडोर में कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जो एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो आवाज़ एक दरवाजे के सामने रुक जाती है जिस पर टैमी लिखा होता है। अंदर एक टैमी नाम की लड़की होती है जो दरवाजे पर मौजूद नजर आने वाली चुड़ैल से डर जाती है। अचानक वो चुड़ैल अंदर आ जाती है और फौरन उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर अगले दिन एक नया सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस की गाड़ी एक लड़की का पीछा कर रही होती है जिसका नाम क्रिस्टन है। क्रिस्टन को दरख्तों में छुपते हुए देखा जाता है और उसकी जहनी हालत ख़राब है। वो उन पुलिस ऑफिसर से बचकर खेत में एक वीरान घर तक पहुंचती है और फौरन घर को आग लगा देती है। आग तेज़ी से फैलती है और पूरे घर को जलाकर राख कर देती है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पुलिस को जलता हुआ घर और वहाँ मौजूद क्रिस्टन नज़र आती है जो बस बैठकर आग के शोलों को देख रही होती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उस परेशान लड़की को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट नहीं करते बल्कि उसे उसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज देते हैं जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वहाँ उसे ये समझा जाता है कि वो वहाँ से भाग गई थी। एक मेडिकल वर्कर जिसका नाम रॉय है उसे वार्ड तक ले जाता है जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और अब वही उसका नया घर बन जाता है। फिर एक नर्स जिसका नाम लंट है उसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ क्रिस्टन नोटिस करती है कि दूसरे पेशेंट्स उसे गौर से देख रहे हैं। इत्तेफाक से क्रिस्टन को वही कमरा दिया जाता है जो पहले टैमी का था, और नर्स फौरन टैमी का नाम हटाकर क्रिस्टन का नाम लगा देती है। फिर नर्स लंट उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटाती है और रात के लिए कमरा बंद कर देती है। जब वो बिस्तर पर लेटती है तो उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें एक लड़की को एक अंधेरे कमरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन ये फ्लैशबैक ज़्यादा क्लियर नहीं होता और वो सो जाती है। अब रात के दरमियान कुछ अजीब होता है जब क्रिस्टन का कंबल पुरस्कार तौर पर खींच कर ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है तो वो अपने कंबल को ढूंढना शुरू कर देती है। फिर वो कुछ मोतियों से टकरा जाती है जिन पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, मगर उसे उनका कोई ख़ास मतलब समझ नहीं आता। दिन निकलते ही डॉक्टर स्ट्रिंगर और नर्स उसे जगाते हैं। वो पिछली रात के अजीब वाक़ये का जिक्र करती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रिंगर और नर्स लंट उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा बंद था। फिर नर्स उसे कुछ टैबलेट्स देती है, लेकिन क्रिस्टन फ़ौरन वो टैबलेट्स फर्श पर फेंक देती है और अपने पाँव से उन्हें कुचल देती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, सभी पेशेंट्स की नज़रें उस पर होती हैं। उनमें एक जोई नाम की लड़की है जो हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करती है। एक और पेशेंट जिसका नाम एमिली है क्रिस्टन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो उन्हें बचाने आई है। तीसरी लड़की आयरिस उन दोनों को बीच में रोकती है और एमिली से कहती है कि वो क्रिस्टन को ना डराए। फिर एक और लड़की सैरा आती है और ग्रुप की बुरी लड़की बनकर सामने आती है। इसके बाद थेरेपिस्ट क्रिस्टन को अपने ऑफिस में बुलाता है जब वो ये सवाल करती है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। डॉक्टर स्ट्रिंगर उसके सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि उससे उसकी मेमोरीज़ के बारे में पूछता है। हैरानी की बात यह है कि क्रिस्टन को फार्म हाउस में लगी आग के वाक़ये के अलावा कुछ भी याद नहीं आता। डॉक्टर स्ट्रिंगर उसे उसके हाथ की एक पिक्चर दिखाता है जिस पर फार्म हाउस का एड्रेस लिखा होता है, लेकिन क्रिस्टन को याद नहीं आता कि ये एड्रेस उसे कहाँ से मिला था और उसने उस घर को आग क्यों लगा दी। सेशन के आखिर में वो चुपके से डॉक्टर स्ट्रिंगर की टेबल से एक शार्प टूल चुरा लेती है। जब क्रिस्टन को उसकी मेडिसिन देने का वक्त आता है तो रॉय उसे देखता है ताकि ये कंफर्म करे कि वो मेडिसिन ले रही है। जैसे ही रॉय बाहर निकलता है, क्रिस्टन उस टूल को उठाती है जो उसने डॉक्टर स्ट्रिंगर की टेबल से चोरी किया था और लॉक खोलकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। फिर वो सीधा मेन डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, रॉय उसे रोक लेता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉय उसे वापस उसके कमरे में ले आता है। फिर रात को मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है और एक बार फिर हॉस्पिटल में कदमों की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। एक बदसूरत औरत क्रिस्टन को एक वॉच विंडो से कुछ देर तक घूर कर देखती है और फिर वो गायब हो जाती है। अगले दिन आयरिस क्रिस्टन के पास आती है और कहती है कि वो उसका स्केच बनाना चाहती है। क्रिस्टन मान जाती है, जबकि एक कपल और डॉक्टर स्ट्रिंगर खिड़की से उन्हें देख रहे होते हैं। क्रिस्टन पूछती है कि वो लोग कौन हैं, जिस पर लड़कियां उसे बताती हैं कि वो गमगीन लोग हैं जो हमेशा उदास नज़र आते हैं। फिर क्रिस्टन उन्हें पिछली रात वाली चुड़ैल के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते कि क्रिस्टन ने क्या देखा था। अब अगले सीन में ग्रुप दोबारा अंदर आ जाता है और सब म्यूज़िक पर मज़े से डांस कर रहे होते हैं, जिसमें खामोश और बचकाना जोई भी शामिल होती है।
लेकिन उनकी खुशी अचानक ख़त्म हो जाती है जब मौसम की ख़राबी की वजह से लाइट बंद होने लगती है। रोशनी की चमक में वो भूतिया चुड़ैल आ जाती है जिससे सब में दहशत फैल जाती है। लेकिन कुछ देर बाद लाइट आ जाती है और वो भूतिया चुड़ैल गायब हो जाती है। वो थोड़ी देर के लिए सुकून महसूस करते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर होते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। अब बाद में जब क्रिस्टन बाथ ले रही होती है तो वो भूत बाथरूम में आकर उस पर काबू पा लेती है और उसे गले से पकड़कर तकरीबन मार ही डालती है। नर्स लंट उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन उसे सिर्फ ये लगता है कि क्रिस्टन को हेलुसिनेशन हो रही है। क्रिस्टन उसे बताती है कि वहाँ कुछ था जो इंसान नहीं था, लेकिन नर्स उसकी बात नहीं मानती और उसे पुरसुकून करने के लिए इंजेक्शन दे देती है। जब वो होश में आती है तो वो एक ऑपरेटिंग रूम में बंधी हुई होती है। फिर डॉक्टर स्ट्रिंगर आकर उसके मुंह में एक चीज़ डाल देता है और कहता है कि मेडिसिन असर नहीं कर रही हैं जैसी कि उसको उम्मीद थी। डॉक्टर स्ट्रिंगर उसे शांत करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी का हुक्म देता है। ये इलाज उसको शांत कर देता है और फिर उसे रात के लिए एक कमरे में ले जाकर रख दिया जाता है। अगले दिन सभी लड़कियों का डॉक्टर स्ट्रिंगर के साथ एक सेशन होता है। एमिली, जो एक जोकर की तरह नज़र आ रही होती है, ये सवाल करती है कि क्रिस्टन के साथ क्या किया है, तो डॉक्टर स्ट्रिंगर बस इतना कहता है कि ये एक मामूली थेरेपी थी। ये सिचुएशन एमिली को टैमी की याद दिलाती है, जो गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। ये सुनकर क्रिस्टन पूछती है कि टैमी कौन थी, जिस पर आयरिस जवाब देती है कि टैमी वो आखिरी लड़की थी जिसने वार्ड छोड़ा था। इसी लम्हे डॉक्टर स्ट्रिंगर उनकी बातचीत को ख़त्म कर देता है। सेशन के बाद एमिली कोशिश करती है कि क्रिस्टन को बेहतर महसूस कराए। फिर आयरिस खुशी खुशी आकर बताती है कि उसका डॉक्टर स्ट्रिंगर के साथ आखिरी सेशन होगा। आयरिस समझती है कि वो ठीक हो चुकी है, जबकि डॉक्टर स्ट्रिंगर ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो उसे आज़ाद करेगा। अपने सेशन के दौरान डॉक्टर स्ट्रिंगर आयरिस की बनाई हुई पिक्चर्स देखता है और उसकी पॉजिटिव प्रोग्रेस पर खुशी का इजहार करता है। लेकिन जब वो एक भूत की पिक्चर देखता है तो उससे सवाल करता है। ये साफ जाहिर हो जाता है कि शायद सभी पेशेंट्स ने इस भूतिया शक्ल को देखा हो। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद डॉक्टर स्ट्रिंगर फैसला करता है कि वो आयरिस को मुकम्मल तौर पर ठीक करने के लिए कुछ टेस्टों से गुजारेगा। डॉक्टर स्ट्रिंगर हिप्नोथेरेपी शुरू करने के लिए मेट्रोनोम का इस्तेमाल करता है और आयरिस को 10 साल पहले के किसी वाक़ये की याद दिलाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रिंगर कहता है कि आयरिस उसके ऑफिस में सो रही है, लेकिन जब एक वर्कर ऑफिस में आता है तो आयरिस वहाँ कहीं नज़र नहीं आती। इसी वक्त हम देखते हैं कि आयरिस एक व्हील चेयर पर जंजीरों से बंधी हुई होती है। जब आयरिस ऊपर देखती है ताकि ये देख सके कि उसे कौन घसीट रहा है, तो वो खौफ से चीख पड़ती है। भूत आयरिस को एक कमरे में ले जाता है जहाँ वो उसकी आंख में एक तेज़ धार चीज़ घुसाकर उसे मार डालता है। उधर वार्ड में क्रिस्टन इस सिचुएशन पर शक करती है क्योंकि आयरिस ऑफिस से बाहर नहीं आती। वो नर्स से पूछती है कि आयरिस कहाँ है, लेकिन नर्स लंट उसकी बात इग्नोर कर देती है और उन्हें सोने का हुक्म देती है। अब नाश्ते के दौरान क्रिस्टन को ये यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो आयरिस के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब वो उसके कमरे में जाती है तो उसे आयरिस का स्केच पैड मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टन को ये यकीन होता है कि अगर आयरिस को वार्ड से छुट्टी मिल गई होती तो वो ये पैड अपने साथ ले जाती। जब वो उसमें नज़र डालती है तो उसे एक खूबसूरत तस्वीर मिलती है जिस पर एलिस नाम लिखा होता है, लेकिन अगले पेज पर उसे वही भूत की पिक्चर मिलती है और उस पर भी एलिस का नाम लिखा होता है। क्रिस्टन को फ़ौरन याद आता है कि उसने पहले अपने कमरे में कुछ मोती जमा किए थे। जब वो उन मोतियों को अरेंज करती है तो एलिस का नाम बनता है, जो ये जाहिर करता है कि वो कभी यहाँ की पेशेंट रही होगी। अपनी इस तलाश के साथ क्रिस्टन डॉक्टर स्ट्रिंगर के पास जाकर उसे कहती है कि वो बताए कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रिंगर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि उसे खुद ही इस राज को हल करना होगा। फिर वो अपनी साथी पेशेंट से एलिस के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देती और उनके चेहरों पर शर्मिंदगी नज़र आती है। एमिली डरी हुई होती है और आखिर कहती है कि एलिस एक पेशेंट थी जिसे बाद में छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन एमिली की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो सच छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर क्रिस्टन कहती है कि उनके पास इस मुसीबत से निकलने के लिए भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रहेंगी तो मौत उनका इंतज़ार कर रही है। एमिली क्रिस्टन के साथ फ़रार होने के लिए राज़ी हो जाती है, जबकि सैरा और जोई इस प्लान से दूर रहती हैं। अब रात के वक्त क्रिस्टन और एमिली आयरिस को ढूंढने और हॉस्पिटल से भागने के लिए रवाना हो जाती हैं। वो स्टाफ को धोखा देते हुए हॉस्पिटल के बड़े हिस्से से भाग निकलती हैं।
जब वो मॉर्ग तक पहुंचती हैं तो उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो फ़ौरन छुपने का फ़ैसला करती हैं। जब वर्कर्स कमरा चेक करने के बाद चले जाते हैं तो क्रिस्टन बाहर निकलती है, लेकिन उसे एमिली कहीं नहीं मिलती। अचानक उसे एक कैबिनेट से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। क्रिस्टन को शक होता है कि शायद एमिली को कैबिनेट में बंद कर दिया है, तो वो उसे खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे भूत का हाथ दिखाई देता है और वो फ़ौरन ऊपर की तरफ भाग जाती है। जब वो फ्रंट डोर के करीब पहुंचती है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो एलिस का नाम पुकार रहा होता है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो भूत दोबारा नजर आता है। अचानक वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश होने से पहले वो रॉय को देखती है। अगले दिन वो अपने कमरे में होश में आती है और उसके सर में शदीद तकलीफ होती है। फिर वो बाकी सब के साथ शामिल हो जाती है, जबकि वो पिछले दिन के वाक़यात को समझने की कोशिश करती है। फिर सैरा क्रिस्टन से पिछली रात के बारे में सवाल करती है। क्रिस्टन बताती है कि वो आयरिस को नहीं ढूंढ सकी, तो सैरा उनकी नाकामी का इल्ज़ाम एमिली पर लगा देती है। बाद में सैरा सबको छोड़कर जाती है और अपने हाथ में एक छोटा आईना पकड़ती है। तभी अचानक वो भूत को अपने पीछे देखती है। सैरा एक कमरे में भाग जाती है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर देखती है, एलिस उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम उन्हें सर्जरी रूम में देखते हैं। हैरानी की बात यह है कि सैरा उस भूत को पहचानती है और उसे एलिस कहकर पुकारती है। सैरा एलिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाए और कहती है कि जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया वो उसका आइडिया नहीं था। फिर एलिस उसे तेज़ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देती है, जिसके नतीजे में सैरा की मौत हो जाती है। मशीन से ज़्यादा करंट निकलने की वजह से हॉस्पिटल की लाइट्स चमकने लगती हैं। क्रिस्टन फ़ौरन इस सारी सिचुएशन को समझ जाती है और सैरा को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इस वक्त जोई अपने घुटनों के बल गिरकर रोना शुरू कर देती है। आखिर क्रिस्टन देखती है कि जोई के खिलौने पर एलिस के नाम के इनिशियल्स लिखे हुए हैं। इसके बाद जोई सब कुछ बेनकाब कर देती है और बताती है कि सैरा और बाकी लड़कियों ने एलिस के साथ कुछ किया था। जोई के मुताबिक एलिस उनके साथ बुरा सलूक करती थी और हमेशा उन्हें तकलीफ़ देती थी। फिर टैमी ने एक प्लान बनाया कि उसका खात्मा किया जाए। जोई ने एलिस को टैमी के कमरे में भेजा, जहां बाकी सब उसका इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो सब मिलकर उस पर हमला कर सकें। उन सब ने मिलकर एलिस को मार डाला और अब एलिस बदला लेने वापस आ गई है। लेकिन क्रिस्टन ये सोचकर परेशान होती है कि एलिस उसे क्यों निशाना बना रही है, क्योंकि वो उन लड़कियों में शामिल नहीं थी जिन्होंने उसे मारा। इस वक्त एमिली बहुत डर जाती है और उन सबसे दूर भाग जाती है और क्रिस्टन और जोई उसका पीछा करती हैं। इससे पहले कि एलिस उसे मार डाले, एमिली खुद को मारने का फैसला करती है। अचानक एलिस आ जाती है और एमिली के हाथों ही उसको मार देती है। बाकी दोनों लड़कियां डर जाती हैं और भागने का एक प्लान बनाती हैं। क्रिस्टन जोई का गला काटने का ड्रामा करती है और आसानी से स्टाफ के दरमियान से गुजरकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो जाता है जब वो लिफ्ट में जाने वाले होते हैं और रॉय उनके पीछे से आकर उन्हें पकड़ लेता है। क्रिस्टन आखिरी लम्हे में एक नया प्लान बनाती है और रॉय को काट लेती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रिंगर उसे पकड़कर रोकता है और नर्स लंट उसे मेडिसिन का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद हम उसे कमरे में एक स्ट्रेट जैकेट में बंधे हुए देखते हैं। वो खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है और आखिर कामयाब हो जाती है। जब नर्स रात को उसे चेक करने आती है तो क्रिस्टन उसे मारकर बेहोश कर देती है। इस बार वो रॉय को भी बेहोश कर देती है। फिर वो जोई के साथ वहाँ से निकलने लगती है और सीधा मेन दरवाजे की तरफ रवाना हो जाती है। स्टाफ से बचते बचते वो आखिर एक सर्विस लिफ्ट तक पहुँचती हैं, जो उन्हें ऊपर की मंजिलों तक ले जा सकती है। ये सर्विस लिफ्ट हल्के बोझ के लिए बनाई गई है, इसलिए पहले जोई उसमें जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जोई के लिए भूत एलिस पहले ही उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसे मार देती है। फिर सर्विस लिफ्ट वापस आती है और क्रिस्टन ऊपर की मंजिल तक पहुंच जाती है। क्रिस्टन को ये देखकर झटका लगता है कि जोई गायब है और वहाँ सिर्फ खून के धब्बे हैं जिनका वो एहतियात से पीछा करती है। अचानक एलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। एलिस बहुत ताकतवर होती है और उसे आसानी से फेंक देती है। वो क्रिस्टन को पूरी तरह से काबू कर लेती है। तभी क्रिस्टन को एक कुल्हाड़ी मिलती है, जिसे वो एलिस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करती है और उसे शदीद ज़ख्मी कर देती है। फिर वो फ़ौरन वहाँ से भागकर निकलती है और जल्दी डॉक्टर स्ट्रिंगर के ऑफिस पहुँचती है। वहाँ उसे एलिस की फ़ाइल मिलती है जिसमें सभी लड़कियों के नाम होते हैं, जिनमें क्रिस्टन का नाम भी शामिल है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर स्ट्रिंगर आता है और क्रिस्टन उससे इस बार सब सच बताने का कहती है। वो एक खौफनाक सच बताता है कि क्रिस्टन का असल नाम एलिस है।
ये सुनकर क्रिस्टन चौंक जाती है क्योंकि वो उलझन में पड़ जाती है और सोचती है कि ये कैसे मुमकिन है। फिर डॉक्टर स्ट्रिंगर बताता है कि क्रिस्टन हकीकत में एलिस की कई पर्सनालिटीज़ में से एक है और वो 11 साल की उम्र में किडनैप हो गई थी, जो कि 8 साल पहले का वाक़या है, और उसे 2 महीने तक उसी फार्म हाउस की बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा गया था, जिसे उसने आग लगा दी थी। क्रिस्टन ने आग इसलिए लगाई ताकि वो जहनी सदमे से बच सके। इसी दौरान उसने अपने अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पैदा किया और वक्त के साथ उसने वार्ड की हर लड़की को एक अलग पर्सनालिटी में ढाल लिया था। लेकिन वक्त के साथ ये पर्सनालिटीज़ बहुत ताकतवर बन गईं और आखिर एलिस की असल पर्सनालिटी को मार डाला। हॉस्पिटल ने 7 सालों के दौरान एलिस की हालत को बेहतर बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन क्रिस्टन के नाम से एक नई पर्सनालिटी सामने आई। क्रिस्टन बहुत ख़तरनाक थी और एलिस ने उसे अपनी असली पर्सनालिटी की हिफाजत के लिए बनाया था, ताकि उसे अपने माजी के सदमे का सामना न करना पड़े। लेकिन आखिर डॉक्टर स्ट्रिंगर के प्लान के मुताबिक वो सब पर्सनालिटीज़ तबाह हो गईं और अब क्रिस्टन का नंबर था। फिर डॉक्टर स्ट्रिंगर हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करता है ताकि क्रिस्टन को उसके माजी की यादें वापस दिलाए। एलिस की रूह वापस आ जाती है ताकि वो अपनी असल पर्सनालिटी के लिए लड़ सके। एलिस क्रिस्टन को पकड़कर खिड़की से बाहर कूद जाती है। इस लम्हे में ये वाज़ेह हो जाता है कि एलिस ने सभी पर्सनालिटीज़ को पूरी तरह से काबू कर लिया है और आखिर अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इसके बाद वो गमगीन कपल जो हमने पहले मूवी में देखा था, एलिस के पास आकर उससे मिलता है और यहाँ पता चलता है कि वो एलिस के पेरेंट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रिंगर एलिस से पूछता है कि क्या उसे वो सब याद है जो उसके साथ हुआ था, जिस पर एलिस जवाब देती है कि हाँ, उसे सब याद है और अब उसे अपने माजी के सदमों से भागने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी सीन में एलिस अपने सामान को पैक करती है और हॉस्पिटल छोड़ने की तैयारी करती है। जब वो मेडिसिन का कैबिनेट खोलती है तो क्रिस्टन का भूत अचानक बाहर आकर एलिस पर हमला कर देता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।